गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन सिविल सर्विसेज में। आवर मिशन योर सक्सेस के तहत मैं करंट अफेयर्स की श्रृंखला लेकर आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज हम 6 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल को देखते आए हैं, फॉलो करते आए हैं, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को आप भी दबा दें। चलिए शुरू करते हैं हम अपने करंट अफेयर्स के प्रश्नों की इस सीरीज़ को। हमारा पहला प्रश्न है, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL ने हाल ही में कहा कि उसने कितने करोड़ रुपए में SB एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है। इसका ऑप्शन है 36,000 करोड़ रुपए, 46,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए और 26,000 करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर है D, 26,000 करोड़ रुपए। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी AGEL ने हाल ही में कहा कि उसने 26,000 करोड़ रुपए में SB एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है। कंपनी ने अपना एक बयान दिया जिसमें इन्होंने कहा कि दुनिया की जो सबसे बड़ी सौर ऊर्जा डेवलपर AGEL, ये जो कंपनी है AGEL, ये दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा डेवलपर है। इसने SB एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड के अधिग्रहण को पूरा कर लिया है। ये बात इन्होंने एक बयान दे करके सार्वजनिक की। SB एनर्जी अब AGEL की 100% स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी बन गई है। यानी कि अभी तक जो ये SB एनर्जी कंपनी थी, अब ये AGEL की 100% स्वामित्व वाली सब्सिडरी कंपनी बन चुकी है। यानी इसके पूरे के पूरे शेयर अब AGEL के हो चुके हैं। इसके पहले यह जापान की सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प और भारतीय समूह के बीच क्रमशः 80-20 का संयुक्त उद्यम थी। कौन सी कंपनी? SB एनर्जी। इसके पहले इसके जो शेयर्स थे, इसके जो पार्टनरशिप थी, इसके जो हिस्से थे, वो जापान की सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प और भारतीय समूह के बीच 80 और 20 का अनुपात लेकर के चल रही थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले घातक जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। घातक जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और ये मिसाइल जो है ये परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च की जाती है। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। इसके ऑप्शंस हैं नेपाल, रूस, चीन और पाकिस्तान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है B, रूस। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं। रूस ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार परमाणु पनडुब्बी से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह पहली बार है जब जिरकोन मिसाइल का प्रक्षेपण पनडुब्बी के जरिए किया गया। इसके पहले जुलाई में नौसेना के युद्धपोत से इसका कई बार परीक्षण किया गया था। रूसी जो राष्ट्रपति हैं रूस के, वो व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा है कि जिरकोन जो मिसाइल है ये ध्वनि की गति से 9 गुना ज़्यादा तेज उड़ान भरने में सक्षम है और साथ ही साथ ये 1000 किलोमीटर सीमा क्षेत्र में लक्ष्य को निशाना बना सकती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि RBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा के किस पूर्व महाप्रबंधक को NBFC का प्रशासक नियुक्त किया है। इसके ऑप्शन है दिनेश पंत, B, पद्म कुमार, C, रजनीश शर्मा और D, दिवाकर प्रसाद सिंह। इसका सही उत्तर है C, रजनीश शर्मा। चलिए इसके एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के निदेशक मंडल को हटा दिया है
और इसको हटा के क्या किया इन्होंने, तो इन्होंने इनकी जगह बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व सीजीएम रजनीश शर्मा को प्रशासक नियुक्त किया है। आरबीआई ने कहा कि उन्होंने यह कदम निदेशक मंडल के में कंपनी संचालन संबंधी चिंताओं और कंपनी के द्वारा जो भी भुगतान में चूक हुई है उन सारी चीज़ों के कारण इस कदम को इन्होंने उठाया है। यहाँ पर बताते चलें आपको कि श्रेय ग्रुप पर एक्सिस बैंक, यूको बैंक और भारतीय स्टेट बैंक सहित बहुत सारे लगभग 15 बैंकों का तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? इथियोपिया, ईरान, फ्रांस, इटली। इसका सही उत्तर है इथियोपिया। इथियोपिया। इसके एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं। चलिए, इथियोपिया में प्रधानमंत्री अबी अहमद ने 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। इनका जन्म 15 अगस्त 1976 में हुआ था और ये शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले 100वें शख्स हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अबी अहमद जो हैं, जो इथियोपिया के इसके पहले भी प्रधानमंत्री थे और अभी हाल में भी इन्होंने ही प्रधानमंत्री पद की शपथ एक बार फिर से ली है। ये नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है शांति के लिए, और जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला तो ये शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले 100वें नंबर के शख्स थे। अबी अहमद को इथियोपिया का नेल्सन मंडेला भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, इथियोपिया का नेल्सन मंडेला किसे कहा जाता है? वो अबी अहमद को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व शिक्षक दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए, विश्व शिक्षक दिवस, एक शिक्षक दिवस तो हम मनाते हैं 5 सितंबर को, जो मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे, उनके जन्म के उपलक्ष्य में, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमारा भारत का शिक्षक दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। 10 जनवरी, 12 मार्च, 5 अक्टूबर और 15 अप्रैल। इसका सही उत्तर है 5 अक्टूबर। चलिए इसके स्पष्टीकरण को देखते हैं। विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि शिक्षकों के महत्व और उनके योगदान को सम्मान दिलाया जाए। देखिए, आजकल के बदलते हुए युग में हर चीज़ के मायने बदल गए हैं, दृष्टिकोण बदल गया है, देखने का, सोचने का, बात करने का और व्यवहार करने का तरीका भी बदल गया है। लेकिन ऐसे में भी शिक्षकों के महत्व को बनाए रखने के लिए, क्योंकि समाज को, विश्व को, देश को देखने का और देश के लिए करने का जज्बा जगाने का काम शिक्षकों का ही होता है, तो इस शिक्षकों के महत्व को सम्मान दिलाने के लिए, उनके योगदान को सम्मान दिलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन का महत्व पूरी दुनिया में है। विश्व में शिक्षकों की जो जिम्मेदारी है, उनके जो अधिकार हैं और आगे की पढ़ाई के लिए जो उनकी तैयारी है, इन सारी चीज़ों को महत्व देने के लिए ही इस दिन को विशेष मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में फुमियो किशिदा ने पदभार ग्रहण किया है? जर्मनी, सिंगापुर, जापान, मलेशिया। इसका सही उत्तर है सी, जापान। देखिए, इसके स्पष्टीकरण को देखते हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में फुमियो किशिदा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। फुमियो किशिदा जो है, इन्होंने योशिहिदे सुगा का स्थान लिया है। फुमियो किशिदा 2020 में योशिहिदे सुगा से पार्टी का नेतृत्व था, उसमें ये पीछे रह गए थे, लेकिन फाइनली हिरोशिमा का प्रतिनिधित्व करते हुए तीसरी पीढ़ी के ये नेता हैं और 1993 से में ये पहली बार संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। ये परमाणु निरस्त्रीकरण के पैरोकार हैं और साथ ही साथ 2012 से 2017 के बीच ये वहाँ के जापान के विदेश मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने अपने क्षेत्र में हाथियों को करंट लगने से होने वाली मौत से बचाने के उद्देश्य से बिजली वितरण कंपनियों को 445.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ऑप्शन हैं ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु, असम। इसका सही जवाब है ए, ओडिशा।
चलिए इसके स्पष्टीकरण को देखते हैं। ओडिशा सरकार ने अपने क्षेत्र में हाथियों को करंट लगने से होने वाले मौत को से बचाने के उद्देश्य से बिजली के नेटवर्क की ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने के लिए बिजली वितरण कंपनियों को 445.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ओडिशा सरकार इस धन को इसलिए आवंटित कर रही है ताकि इसकी सहायता से बिजली वितरण कंपनियां जो हैं वो हाथी गलियारों को और आवाजाही क्षेत्रों में खुले कंडक्टरों को भी बदल सके। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जो है वो यही है कि बिजली के झटके के कारण जो हाथियों की लगातार मौत होती जा रही है, आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, इनको रोका जा सके। अगले प्रश्न पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? चाचा चौधरी का नाम सुन के बहुत सारे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी। एक बहुत ही फेमस कॉमिक कैरेक्टर ये रहे हैं और चाचा चौधरी और साबू की जोड़ी भी काफ़ी मशहूर रही है। तो चलिए, केंद्र सरकार ने किस मिशन के लिए इनको आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? तो इसके ऑप्शन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नमामि गंगे मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। इसका सही जवाब है नमामि गंगे मिशन। देखिए, चाचा चौधरी के बारे में कहा जाता रहा है कि इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अक्सर इनके कॉमिक के जो भी स्टोरीज़ होती थी उनमें एक ये सेंटेंस मिलता था कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तो आज हम कंप्यूटर के युग में हैं और कंप्यूटर से भी तेज चलने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ऐसे में चाचा चौधरी को इस नमामि गंगे मिशन में शामिल किया जाना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार बात है। बहुत ही कह सकते हैं कि नया इनिशिएटिव इसको बोल सकते हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। गंगा नदी की स्वच्छता के लिए नमामि गंगे अभियान चलाया जा रहा है, ये तो हम सब जानते हैं। केंद्र सरकार की ओर से नमामि गंगे कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। अब भारतीय कॉमिक्स बुक के किरदार चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया गया है। अब इसके पीछे का मकसद क्या है, देखिए इसको भी समझिए। बच्चों में गंगा को लेकर जागरूकता फैलाई जाए, क्योंकि कॉमिक कैरेक्टर जो होते हैं वो बच्चों में बहुत प्रिय होते हैं और बच्चे कॉमिक कैरेक्टर्स को, कार्टून कैरेक्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि जागरूक होते हैं, उनसे लगाव होता है उनका। तो इन सारी चीज़ों को लेते हुए कि बच्चे चाचा चौधरी के माध्यम से ही सही गंगा नदी के विषय में जागरूक हों, उसकी साफ़ सफाई को लेकर जागरूक हों और जल प्रदूषण जैसी समस्याएं जो हो रही हैं गंगा नदी को लेकर के, इन सारी चीज़ों से भी निपटा जा सके। जल शक्ति मंत्रालय का कहना है कि अब चाचा चौधरी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट का शुभंकर बनाया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मिशन शक्ति चरण 3 की शुरुआत की और इसके तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान ये बताया कि लगभग 75,000 महिलाएं राज्यों के बैंकों से जुड़ेंगी और सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करेंगी। 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राज्य सब्सिडी का लाभ भी ये प्राप्त करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि महिलाओं के लिए सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, वाकई सही बात है कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान और उनका स्वावलंबी बनना, ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये तीनों मिलकर के ही नारी के सशक्तिकरण का सही मतलब बनाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में अगले विधानसभा सत्र में सामाजिक जवाबदेही यानी सोशल अकाउंटेबिलिटी कानून पारित करने की मांग को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाया गया है? देखते हैं इसके ऑप्शंस को। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब। इसका सही उत्तर है राजस्थान। चलिए स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। हाल ही में राजस्थान में अगले विधानसभा सत्र में सामाजिक जवाबदेही यानी कि सोशल अकाउंटेबिलिटी कानून पारित करने की मांग को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। सरकार द्वारा वर्ष 2019 में सामाजिक जवाबदेही विधेयक के प्रारूप पर सलाह देने हेतु पूर्व राज्य चुनाव
आयुक्त राम लुभिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति को हम कह सकते हैं लुभिया समिति। ठीक है, लुभिया समिति का गठन किया गया था तथा इस समिति द्वारा वर्ष 2020 में ये मसौदा प्रस्तुत किया गया था इसके विषय में, और इसीलिए इस कानून को पारित करने के लिए सामाजिक जवाबदेही कानून को पारित करने की मांग लेकर यहाँ पे अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे आज के प्रश्न थे। इसी के साथ हमारे आज के प्रश्नों की ये श्रृंखला समाप्त होती है। हमारी 10,000 प्रश्नों की, आपको पता है कि जीएस की श्रृंखला चलाई जा रही है जिसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा प्रश्न हैं, और इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए जा रहे हैं अगर आप उनको भी जोड़ लें तो ये कुल 15,000 से ज़्यादा प्रश्न हो जाते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप इनको ज़रूर देखेंगे, हमारी मेहनत से फ़ायदा उठाएंगे। देखिए, हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। एक एक चीज़ जो हम प्रश्न लेके आते हैं, जिनके एक एक प्रश्नों का गहन अध्ययन करते हैं, उसमें से बहुत सारे फैक्ट्स निकाल के आपके सामने ले आते हैं। ये सारी चीज़ें करने में बहुत मेहनत लगती है, और ये मेहनत तभी सार्थक होगी जब आप इनको देखेंगे। ठीक है, आप इनको देखेंगे, इनसे फ़ायदा उठाएंगे, इनका लाभ लेंगे, पीडीएफ लेंगे। अगर पीडीएफ नहीं लेना चाहते तो कम से कम उन प्रश्नों को ध्यान से सुने, अगर संभव हो तो नोट्स बनाएं। देखिए, अपना नोट्स बनाना बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप पीडीएफ लेते भी हैं ना, तो उस नोट्स को खुद अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास किया कीजिए। इससे क्या होता है कि जब आपके हाथ, आपकी आँखें और आपका दिमाग, ये सारी चीज़ें जब एक ही जगह कंसंट्रेट होती हैं ना, तो एक साथ आप एक प्रश्न को 3 बार रिवाइज़ कर रहे हैं। बात समझिएगा, 3 बार रिवाइज़ कर रहे हैं। और इसके बाद जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो आपने जो भी पढ़ा है, जिस माहौल में आपने लिखा है, जो सिचुएशन आई है आपके साथ, वो चीज़ें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होता है आपकी तैयारी के लिहाज से भी और आपकी याददाश्त के लिहाज से भी। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।